नाज़रीन, क्या आप जानते हैं कि पाकिस्तान एयर फोर्स ने 1980 की दिहाई में एक बहुत बड़ी फिजाई जंग लड़ी थी और दुश्मन के बहुत से तैयारे मार गिराए थे। ये जंग एक ही वक्त में दो मुल्कों की एयर फोर्स से लड़ी गई थी। यकीनन ज्यादातर लोग नहीं जानते होंगे क्योंकि ये एक ऐसी जंग थी जिसकी पाकिस्तान में ज्यादा तशहीर की नहीं जाती। पाकिस्तान में ज्यादातर मिलिट्री एनालिस्ट सिर्फ पाक भारत जंगों पर फोकस करते हैं। आजकल वैसे ही 2025 की पाक भारत जंग में भारतीय तैयारों की शिकस्त और 2019 में अभिनंदन के तैयारे की तबाही पर ज्यादा फोकस किया जा रहा है। पाकिस्तानी एयरफोर्स को सिर्फ भारत से मुकाबले के तनाजुर में देखा जाता है, या फिर कुछ लोगों को याद है कि पाकिस्तानी तैयारों ने कैसे अरब इजराइल जंग में इजरायली तैयारों को भी धूल चटाई थी। लेकिन इस वीडियो में हम आपको इस जंग के बारे में बताएंगे जिसमें पाक फिजाइया ने एक सुपर पावर समेत दो मुल्कों से तन्हा जंग लड़ी थी। फिर एक इंतहाई अहम पायलट गिरफ्तार हुआ था जिसने दुनिया को हैरान कर दिया। हमेशा की तरह हमारी अपने नाज़रीन से गुजारिश है कि किसी भी कन्फ्यूजन से बचने के लिए इस वीडियो को शुरू से आखिर तक ज़रूर देखें। इसके बाद कमेंट्स में अपनी राय ज़रूर दें ताकि हम अपनी वीडियोस को बेहतर से बेहतर बना सकें। ये किस्सा 1980 की दहाई का है, जब पाकिस्तान के मगरबी हमसाया मुल्क अफगानिस्तान में एक खौफनाक जंग जारी थी। सोवियत यूनियन, जो अमेरिका की टक्कर की सुपर पावर थी और इंडिया की इत्तेहादी थी, उसने अफगानिस्तान पर कब्जा कर लिया था। पाकिस्तान अमेरिका और सऊदी अरब की मदद से अफगान मुजाहिदीन की मदद कर रहा था और उन्हें रूसी कब्जे और रूस की हिमायत याफ्ता काबुल हुकूमत से लड़ने के लिए ट्रेनिंग दे रहा था। पाकिस्तान के अंदर अफगान मुहाजिर कैंप्स इन मुजाहिदीन के लिए ट्रेनिंग कैंप्स बन चुके थे जहां उन्हें हथियारों की तरबियत दी जाती थी। लेकिन रूस को भी ये मालूम था कि पाकिस्तान इन मुहाजिर कैंपों में मुजाहिदीन को ट्रेनिंग दे रहा है, इसलिए रूसी फौजों ने पाकिस्तान की फजाई हुदूद की खिलाफ वर्जी करते हुए इन कैंप्स पर हमले शुरू कर दिए। रूसी तैयारे अक्सर पाकिस्तान में घुस आते और इन कैंप्स पर परवाजें करते या इन पर बमबारी करते थे। रूसी तैयारों को देखा देखी अफगान पायलट्स भी शेर हो गए थे। वो भी अक्सर रूसी तैयारों के साथ मिलकर पाकिस्तान पर बमबारी करने आ जाते थे। पाकिस्तान ने इन तैयारों को बार बार वार्निंग दी, लेकिन रूस और अफगानिस्तान की एयरफोर्स की तरफ से पाकिस्तानी फजाई हुदूद की खिलाफ वर्जी बंद नहीं हुई। पाकिस्तान एयरफोर्स के साथ एक बड़ा मसला ये था कि इनके पास जदीद तरीन तैयारों की इंतहाई कमी थी। 1965 और 1971 की जंगों के बाद पाकिस्तान अमरीकी पाबंदियों का शिकार हो चुका था। अमेरिका इसे जदीद तरीन तैयारे फराहम नहीं कर रहा था और इस तरह पाकिस्तान एयरफोर्स अपने महदूद वसाइल के अंदर ही जंग करने पर मजबूर थी। वसाइल महदूद होने की वजह से इसे दुश्मन के खिलाफ फैसला कुन कार्रवाई में शदीद मुश्किलात पेश आ रही थी। ये इस वजह से था क्योंकि पाकिस्तान के पास पहले से मौजूद तैयारे भी कुछ ज्यादा अच्छी हालत में नहीं रहे थे। पाकिस्तान ने 1950 और 60 की दिहाई में जो अमरीकी सेबर और स्टार फाइटर तैयारे खरीदे थे वो कब के ग्राउंड हो चुके थे। पाकिस्तान के पास पुराने फ्रांसीसी मिराज तैयारे थे, लेकिन वो भी बहुत कम तादाद में थे और पुराने भी थे। उन्हें कई बरसों से अपग्रेड भी नहीं किया गया था और फ्रांस से नए तैयारे मिल नहीं रहे थे। अगर मिलते भी थे तो बहुत महंगे मिलते थे, जो पाकिस्तान फिलहाल खरीदना अफोर्ड नहीं कर सकता था। सिर्फ पाकिस्तान का दोस्त और आयरन ब्रादर चीन पाकिस्तान को जदीद तैयारे फराहम कर रहा था। पाकिस्तान चीन के J6 और J7 तैयारे ऑपरेट कर रहा था, लेकिन इस वक्त अभी चीन सुपर पावर नहीं बना था। इसके J6 और J7 तैयारे रूसी मिग तैयारों के चाइनीज वर्जन थे। इनमें अभी जदीद तरीन टेक्नोलॉजी और मिसाइल नस्ब नहीं हुए थे, इसलिए इन तैयारों के जरिए पाकिस्तान रूसी और अफगान तैयारों का मुकाबला नहीं कर सकता था, जो ज्यादा जदीद भी थे और इनमें ताकतवर मिसाइल भी नस्ब थे। लेकिन ऐसा नहीं है कि पाक फिजाइया हाथ पर हाथ धरे बैठी थी। पाकिस्तान महदूद वसाइल के बावजूद मुसलसल रूसी और अफगान तैयारों के मुकाबले में अपनी ताकत का मुजाहिरा कर रहा था। पाकिस्तान J6 और J7 तैयारे अक्सर दूसरे तैयारों के साथ मिलकर रूसी और अफगान तैयारों के मुकाबले पर जाते थे। वो बार बार इन तैयारों को वार्निंग देते थे कि वो पाकिस्तानी इलाके से दूर रहें। कई बार दुश्मन के तैयारे पाकिस्तानी तैयारों को देखकर अफगानिस्तान वापस भी भाग जाते थे,
लेकिन जैसे ही पाकिस्तानी तैयारे वापस आते, रूसी और अफगान तैयारे फिर धावा बोल देते। इन तैयारों पर पाकिस्तानी वार्निंग्स का कोई असर नहीं हो रहा था। रूसी और अफगान तैयारों ने सैकड़ों बार पाकिस्तानी हुदूद की खिलाफ वर्जी की। इंटरनेशनल मीडिया के अंदाजों के मुताबिक कम से कम 1300 से जायद मरतबा रूसी और अफगान तैयारे पाकिस्तानी फ़ज़ाई हुदूद में दाखिल हुए। इन तैयारों ने पाकिस्तान के कबायली इलाके जो फाटा कहलाता था, उनमें कायम अफगान मुहाजिर कैंप्स पर शदीद बमबारी की। इन हमलों के नतीजे में कम से कम 300 अफगान मुहाजिरीन शहीद हुए। इसी तरह सैकड़ों अफराद जख्मी भी हुए। लेकिन रूसी और अफगान एयरफोर्स की तमाम तर कार्रवाइयों के बावजूद अफगान मुजाहिदीन और पाकिस्तानियों के हौसले नहीं टूटे और अफगान जिहाद ख़त्म नहीं हो सका। रूस और अफगानिस्तान दोनों मिलकर भी पाकिस्तान और मुजाहिदीन को रोकने में नाकाम रहे। लेकिन पाकिस्तान के लिए ये ज़रूरी था कि वो रूस और अफगानिस्तान की तरफ से अपनी हुदूद की खिलाफ वर्जी को ताकत के ज़रिए रोके, वरना ये भी मुमकिन था कि पाकिस्तान को कमज़ोर समझकर ये दोनों मुल्क पाकिस्तान के कबायली इलाकों पर ज़मीनी हमले करने की कोशिश कर बैठते। इसलिए पाकिस्तान के सरबराह सदर जनरल ज़ियाउल हक ने अमेरिका से जदीद तरीन तैयारों की फराहमी का मुतालबा कर दिया। अमेरिका ने पाकिस्तान को अपने जदीद तरीन F-16 तैयारे देने का फैसला कर लिया, जो कुछ अरसे पहले ही अमेरिकन एयरफोर्स का हिस्सा बने थे। इन तैयारों को दुनिया के बेहतरीन लड़ाका तैयारों में से एक समझा जाता था। 1983 से 1986 के दौरान पाकिस्तान को इन तैयारों की फराहमी शुरू हो गई। अमरीकी सदर रोनाल्ड रैगन की इंतजामिया ने पाकिस्तान को 40 F-16 तैयारों की फरोख्त की मंजूरी दे दी थी। F-16 तैयारों को पाकिस्तान के जिस स्क्वाड्रन को फराहम किया गया था, उसे टेल चॉपर्स भी कहा जाता था। पाकिस्तानी पायलट्स ने इन तैयारों को उड़ाने की भरपूर ट्रेनिंग और प्रैक्टिस भी कर ली। 1986 से पाकिस्तान ने F-16 की मदद से रूसी और अफगान तैयारों को अंगेज करने का सिलसिला शुरू कर दिया। इसके बाद इन दोनों एयर फोर्सेस को ऐसी इबरतनाक शिकस्त हुई जिससे मुद्दतों याद रखा जाएगा। ये जंग पाकिस्तानी पायलट्स की फन्नी महारत का मुंह बोलता सबूत है। लेकिन पाकिस्तान के लिए दुश्मन को शिकस्त देने में बहुत से चैलेंजेस भी दरपेश थे। इनमें सबसे बड़ा मसला था कि दुश्मन के तैयारों को डिटेक्ट आखिर कैसे किया जाए। साबिक पाकिस्तानी एयर मार्शल ए राशिद शेख ने एक किताब लिखी थी जिसका उन्वान था पाकिस्तान पाक फिजाइया की कहानी 1988 से 1998। इस किताब में पाकिस्तान की रूस और अफगानिस्तान के खिलाफ फिजाई जंग की मुश्किलात का मुकम्मल जायजा पेश किया गया था। इस किताब से ये बात वाज़ेह हो जाती थी कि दुश्मन तैयारों की दरअंदाजी से निमटना पाक फिजाइया के लिए खास तौर पर मुश्किल था। पाकिस्तान अमन की हालत में था और अर्ली वार्निंग सिस्टम एविक्स की अदम मौजूदगी में पाकिस्तान के ज़मीनी रडार्स दुश्मन के तैयारों को दुरुस्त तौर पर ट्रैक नहीं कर सकते थे। सबसे बड़ा मसला ये था कि पाक अफगान बॉर्डर एक पहाड़ी इलाका था और पहाड़ हमेशा रेडार की लहरों के रास्ते में आ जाते थे। इस तरह इन पहाड़ों की वजह से पाकिस्तानी रेडार की सलाहियत महदूद हो जाती थी। इस वजह से जल्द वार्निंग का वक्त तकरीबन 0 था। इसलिए जब F-16 तैयारे पाकिस्तान की फिजाओं में पेट्रोलिंग करते तो उन्हें अपने तैयारों वाले रेडार से ही दुश्मन को डिटेक्ट करना पड़ता था। इस काम के लिए उन्हें कई घंटों तक मुसलसल फिजा में रहना पड़ता था ताकि दुश्मन उनकी वापसी का फायदा उठाकर दरअंदाजी न करे। 1986 के वस्त में पाक फिजाइया के F-16 को ज्यादातर दुश्मन को डराने के लिए इस्तेमाल किया गया। पाकिस्तानी F-16 दुश्मन तैयारों की तरफ जारहाना अंदाज में बढ़ते थे जिससे दुश्मन डर कर भाग जाता था। वैसे भी रूस और अफगानिस्तान को मालूम हो चुका था कि पाकिस्तान के पास F-16 आ चुके हैं। F-16 के मुतालिक रूसी इंटेलिजेंस ये भी मालूम कर चुकी थी कि ये इंतहाई जदीद तरीन तैयारा है जिससे मुकाबला करना आसान नहीं होगा। इसलिए रूसी और अफगान पायलट्स भी F-16 का मुकाबला करने से घबराते थे। अक्सर ये तैयारे मुकाबला किए बगैर ही भाग निकलते थे। इन दिनों फिजा से फिजा में तवील फासले तक मार करने वाले मिसाइल आम इस्तेमाल नहीं होते थे। लेकिन पाकिस्तानी तैयारों के पास अमरीकी साख्ता साइड वाइंडर्स मिसाइल मौजूद थे जो करीब से निशाना लगाते थे। दुश्मन के पायलट्स इन मिसाइलों से बहुत खौफजदा थे, लेकिन कई रशियन और अफगान पायलट्स ने पाकिस्तान तैयारों के मुकाबले की भी कोशिश की और इस कोशिश में वो अपने तैयारे तेजी से खोने लगे। इस जंग में पाकिस्तान F-16 तैयारों ने लगभग 10 से जायद अफगान और रूसी जंगी तैयारे मार गिराए। लेकिन इनमें से अहम तरीन तैयारा उस पायलट का था जो सोवियत यूनियन का आखिरी नायब सदर भी बना और रूस का कायम मकाम सदर भी रहा। जी हाँ, ये पायलट रूस की बहुत ही अहम
سیاسی شخصیت تھا جس کا نام کرنل الیگزینڈر رٹسکوئی تھا۔ یہ طیارہ کیسے پاکستانی پائلٹس کے نشانے پر آیا اور پائلٹ کیسے پکڑا گیا، یہ کہانی بھی پاک فضائیہ کی تاریخ میں امر ہو گئی ہے۔ اگست 1988 کی ایک صبح کرنل رٹسکوئی کے طیارے کی پاک فضائیہ سے تاریخی مڈ بھیڑ ہوئی۔ اس سے پہلے بھی 2 بار رٹسکوئی کا طیارہ پاک فضائیہ کے F-16 گرا چکے تھے، لیکن دونوں مرتبہ رٹسکوئی پیراشوٹ سے لینڈ کرنے کے بعد افغانستان فرار ہو گیا تھا۔ اب تو اسے پیراشوٹ لینڈنگ اور فرار ہونے کا خوب تجربہ بھی ہو چکا تھا، اس لیے اسے گرفتار کرنا آسان کام نہیں تھا۔ جب اگست 1988 کی شام اس کی پاکستانی F-16 طیاروں سے لڑائی ہوئی تو وہ بہت پر اعتماد تھا۔ اسے یقین تھا کہ وہ پاکستانی طیاروں کو چکما دے کر فرار ہو جائے گا۔ یہ قصہ پاکستان فضائیہ کے سابق افسر خالد محمود نے اپنی کتاب مائی ہورائزن مائی ایٹیٹیوڈ میں بھی لکھا ہے۔ 8 اگست کی شام کرنل الیگزینڈر رٹسکوئی نے فاٹا میں ایک مہاجر کیمپ پر حملہ کیا۔ وہ Su-25 فراگ فٹ طیارے میں سوار تھا اور اس کے ساتھ کئی اور طیارے بھی تھے۔ ان طیاروں نے فاٹا کی شمالی وزیرستان ایجنسی کے قصبے میران شاہ میں ایک پناہ گزین کیمپ پر حملہ کر دیا۔ غروب آفتاب سے آدھا گھنٹہ پہلے کا وقت تھا جب پاکستانی ریڈار پر کنٹرولر اسکواڈرن لیڈر توفیق راجہ نے ان کا پتہ لگایا اور اسکواڈرن لیڈر اطہر بخاری ان سے نمٹنے کو لپکے، لیکن جب ابھی وہ ہنگو کی فضا میں تھے تو انہیں بتایا گیا کہ حملہ آور افغانستان واپس جا رہے ہیں۔ انہوں نے اپنے جہاز کی رفتار کم کی اور بنوں کے شمال میں 10,000 فٹ پر گشت کرنے لگے، لیکن اگلے 50 منٹ انتہائی غیر معمولی ثابت ہوئے۔ کنٹرولر نے اطہر بخاری کو اطلاع دی کہ دشمن ان کے بہت قریب ہے۔ اطہر بخاری نے تیزی سے ان کا تعاقب کیا اور کچھ ہی دیر میں دشمن کا ایک جہاز انہیں نظر آ گیا۔ یہ رٹسکوئی کا جہاز تھا۔ انہوں نے فوری طور پر اسے لاک کر کے اس پر میزائل فائر کر دیا۔ رٹسکوئی کو بھی معلوم ہو چکا تھا کہ دشمن کا میزائل تیزی سے اس کے طیارے کی جانب بڑھ رہا ہے، لیکن جیسے ہی میزائل انتہائی قریب آیا تو رٹسکوئی نے اس سے بچنے کے لیے اپنے طیارے کا رخ تیزی سے بدلا۔ اس کا خیال تھا کہ جہاز رخ بدلنے سے میزائل دھوکہ کھا جائے گا، لیکن وہ غلطی پر تھا، کیونکہ یہ امریکی سائیڈ وائنڈر میزائل تمام پہلوؤں سے اہداف کو مارنے کے لیے ڈیزائن کیا گیا تھا۔ میزائل لگنے سے رٹسکوئی کے فیول ٹینک کے 2 ٹکڑے ہو گئے، طیارے میں آگ لگ گئی اور رٹسکوئی نے پیراشوٹ سے چھلانگ لگا دی۔ کچھ عرصے بعد رٹسکوئی نے اپنے ایک انٹرویو میں یہ دعویٰ کیا تھا کہ اس کے جہاز کو زمین سے ریڈار گائیڈڈ میزائل کے ذریعے مار گرایا گیا ہے۔ اس نے اس بات کو ماننے سے انکار کیا کہ پاکستانی پائلٹ اطہر بخاری نے صرف ایک میزائل استعمال کر کے اس کے طیارے کو نشانہ بنایا تھا۔ رٹسکوئی کی فارمیشن کے باقی 3 ارکان افغان سرحد پار کر گئے تھے۔ یہ واقعہ 4 یا 8 اگست کو پیش آیا تھا۔ طیارے کے گرتے ہی پاکستانی سیکیورٹی فورسز کی ٹیمیں اس کے ملبے کا جائزہ لینے اور پائلٹ کی تلاش کے لیے روانہ ہو گئیں۔ پاک فضائیہ کی ٹیم میں خالد محمود بھی شامل تھے۔ انہوں نے لکھا کہ ہمیں طیارے کے ملبے تک پہنچنے میں 1 گھنٹے سے زیادہ کا وقت لگا۔ ملبے کا معائنہ کرتے ہوئے ہم نے پائلٹ کی باقیات کی تلاش کی، لیکن کچھ بھی نہیں ملا۔ شام تک ہم نے سوچا کہ حادثے کو 24 گھنٹے ہو چکے ہیں، پائلٹ اب تک افغانستان فرار ہو چکا ہوگا، لیکن میں صبح 7 بجے کے قریب بیدار ہوا اور جب ہم ناشتہ ختم کر رہے تھے تو میں نے باہر میس کے لان میں بہت ہلچل دیکھی۔ باہر نکل کر ہم نے دیکھا کہ تقریباً 30 قبائلیوں کا ایک گروپ ایک شخص کو گھیرے ہوئے ہے جس نے پیوند لگی شلوار قمیض پہن رکھی ہے۔ پاؤں میں جوتے تھے جنہوں نے برسوں سے پالش نہیں دیکھی تھی، اور وہ بھی بغیر جرابوں کے۔ یہ شخص رٹسکوئی تھا جسے قبائلیوں نے زندہ پکڑ لیا تھا۔ خالد محمود کے مطابق قبائلیوں سے انہیں پتا چلا کہ پائلٹ بحفاظت پیراشوٹ سے کود کر فرار ہو گیا تھا، لیکن وہ سرحد سے اتنی دور تھا کہ محفوظ طریقے سے سرحد پار نہیں کر سکتا تھا۔ وہ آبادی سے دور کھیتوں میں چھپتے چھپاتے افغان بارڈر کی طرف بڑھ رہا تھا، لیکن ایک رات جب وہ ایک کھیت میں سو رہا تھا تو کچھ قبائلیوں نے اسے دیکھ لیا اور پکڑ لیا۔ انہوں نے قیدی کو ایک پرانی شلوار قمیض پہنائی اور سیکیورٹی فورسز کے حوالے کر دیا۔ جب اس سے پوچھ گچھ کی گئی تو اس نے ایسے برتاؤ کیا جیسے وہ انگریزی کا ایک لفظ بھی نہیں سمجھ سکتا، لیکن آخرکار پاک فضائیہ کے لوگ اس سے کچھ بات چیت کرنے میں کامیاب ہو گئے۔ اس نے انہیں بتایا کہ میری عمر 40 سال ہے اور میں روسی لڑاکا طیاروں کے ایک ونگ کی کمانڈ کر رہا ہوں۔ جب پاک فضائیہ کے افسروں نے مختلف روسی طیاروں کے نام لے کر اس سے پوچھا تو پائلٹ نے جواب میں کہا، میں یہ سب طیارے اڑا چکا ہوں۔ رٹسکوئی کو اسلام آباد منتقل کر دیا گیا جہاں اس سے باقاعدہ انویسٹیگیشن ہوئی۔ آخرکار
आखिरकार तकरीबन 8 दिन की कैद के बाद उसे 16 अगस्त को इस्लामाबाद में सोवियत सफारत खाने के हवाले कर दिया गया। खालिद महमूद मजीद लिखते हैं कि इन दिनों सोवियत यूनियन बार बार ये इल्ज़ाम लगा रहा था कि पाकिस्तानी पायलट अफगानिस्तान के अंदर से अफगान पायलटों के साथ मिलकर जंग में बढ़ चढ़कर हिस्सा ले रहे हैं, दुनिया को सिर्फ ये बताने के लिए कि हकीकत में ये रूसी पायलट थे जो पाकिस्तानी हुदूद में अहदाफ पर हमले कर रहे थे। हुकूमत पाकिस्तान ने पायलट्स की हवालगी को यकीनी बनाया। स्टीव कूल ने अपनी किताब घूस्ट वॉर में लिखा कि अमरीकी सेंट्रल इंटेलिजेंस एजेंसी ने रट्सकुई को बचाने के लिए मुदाखलत की ताकि जनीवा मुआहिदे और अफगानिस्तान से रूसी इनखलाब में कोई रुकावट न हो। एयर कमोडोर कैसर तुफैल ने अपनी किताब ग्रेट बैटल्स ऑफ पाकिस्तान एयर फोर्स में अफगान जंग के दौरान पाकिस्तानी हुदूद में गिराए जाने वाले सोवियत या सोवियत साख्ता अफगान लड़ाका तैयारों की तादाद 5 लिखी है। इनमें रट्सकुई का Su-25 तैयारा भी शामिल है। वापसी पर रट्सकुई को रूस में हीरो का दर्जा मिल गया। 1993 में बगावत की कोशिश की क़यादत करने से पहले वो बोरिस येल्सिन के मातहत रूस का नायब सदर बन गया। इस ओहदे पर वो 10 जुलाई 1991 से 4 अक्टूबर 1993 तक फाइज रहा। इस हैसियत में उसने दिसंबर 1991 में रूस के नायब सदर के तौर पर पाकिस्तान का दौरा भी किया। इसके बाद वो रूस के सूबे क्रिसिक का गवर्नर और रूस में आईनी बहरान के दौरान मुख्तसर अरसे के लिए रूस का कायम मकाम सदर भी बना। रूसी पायलट का जहाज गिराने वाले स्क्वाड्रन लीडर अतर बुखारी एयर मार्शल बने। वो पाक फिजाइया में वाइस चीफ ऑफ एयर स्टाफ के ओहदे तक पहुंचे, जबकि स्क्वाड्रन लीडर तौफीक राजा एयर कमोडोर के ओहदे पर तरक्की पाकर मलीर एयरबेस के स्टेशन कमांडर के ओहदे से रिटायर हुए। आपको ये वीडियो कैसी लगी हमें कमेंट्स में ज़रूर बताइएगा। अगर आप पाक फ़िज़ाइया से मुतल्लिक मज़ीद मालूमाती वीडियोस देखना चाहते हैं तो ये लिंक्स आपकी स्क्रीन पर मौजूद हैं, आप इन पर क्लिक करके इनके बारे में जान सकते हैं।